मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट है, ये इसमें सिर्फ 2 टॉपिक बचे हुए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक साइक्लोट्रॉन। तो पूरे लेसन में से अगर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर हम बोलेंगे तो वो है फोर्स ऑफ साइक्लोट्रॉन, पूरे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट अगर बोला जाए। बहुत सारे क्वेश्चंस इसके सीईटी में भी बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जेईई में भी बनते हैं इसके साइक्लोट्रॉन, और इसको एक्सेलरेटेड कंडीशंस भी कहते हैं फॉर द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिव चार्जेस पार्टिकल के एक्सेलरेटेड कंडीशंस को भी इसको ऐसे इसको डिफाइन किया जाता है। साइक्लोट्रॉन होता क्या है? कोई भी न्यूक्लियर स्टडी, कोई भी ऑब्जेक्ट का या कोई भी एटम का अगर आपको न्यूक्लियर स्टडी करना है तो न्यूक्लियर स्टडी करने के लिए न्यूक्लियर का डिसइंटीग्रेशन किया जाता है। अभी जस्ट रिसेंटली आपका इंटीग्रेशन चालू हो गया, तो द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन की लिया एक छोटी चीज से बड़ी चीज का कैलकुलेशन, दैट इज नथिंग बट योर इंटीग्रेशन। एंड द मीनिंग ऑफ डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी एक चीज होगी, आप उसको तोड़ेंगे तो जब तोड़ने के बाद में जो मॉलिक्यूल्स वो बनेंगे, जो पार्टिकल्स वहां बनेंगे, उनका अगर आप स्टडी करते हो, सो दैट इज कंसिडर्ड ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो न्यूक्लियर का डिसइंटीग्रेशन, द मीनिंग ऑफ डिसइंटीग्रेशन, न्यूक्लियर को तोड़ने का जो काम करने का करता है, जो काम करने की जो प्रोसेस होती है, उसको साइक्लोट्रॉन कहते हैं। इट इज आल्सो टर्म्स इज कॉल्ड एज एटम स्मैशिंग एक्सपेरिमेंट, इसको एटम स्मैशिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। मतलब अगर एटम अगर आपके पास में है तो एटम को अगर तोड़ना है, आपको एटम को डिस्ट्रॉय बोले तो अगर एटम को उसके पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा के या कुछ एक्सटर्नल एनर्जी लगा करके, तो वो जो पार्ट्स वो बनेंगे, जो जितने भी मॉलिक्यूल्स वहां बनेंगे या जितने भी उसका हिस्सा बनेंगे, सो दैट प्रोसेस इज एक्चुअली सो जिस समय में कोई भी एक अल्फा पार्टिकल या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बहुत ज्यादा एनर्जी एक्वायर करके कोई भी एक एटम को या न्यूक्लियर को जाके टकराता है, और टकराने के बाद में उसका डिसइंटीग्रेशन होता है, और जैसे ही उसका डिसइंटीग्रेशन होता है, तो जब उस डिसइंटीग्रेशन का जब स्टडी किया जाता है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फिनोमेनन ऑफ साइक्लोट्रॉन। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट कहता है हमारा साइक्लोट्रॉन। तो जितनी भी न्यूक्लियर स्टडी जो होती है, जो भी न्यूक्लियर स्टडी पहले हो रही थी, अभी तो बहुत चीजें एडवांस में आ गई है, तो हम लोग ये तो नहीं बोल सकते कि साइक्लोट्रॉन इज ओनली अ स्टडी ऑफ एटम स्मैशिंग एलिमेंट्स या एटम स्मैशिंग एक्सपेरिमेंट या न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत सारे एलिमेंट्स अभी बन चुके हैं, तो हम लोग इसको ये तो डिफाइन नहीं कर सकते, ये तो नहीं बोल सकते कि सिर्फ इसके वजह से न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट होते हैं। बट इन प्रीवियसली, सबसे पहले जब इतना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ था, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया साइक्लोट्रॉन उन दिनों में एक ऐसी चीज थी कि जहां से हम लोग भैया न्यूक्लियर की स्टडी कर सकते थे, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन की स्टडी कर सकते थे। बिकॉज इन साइक्लोट्रॉन होता क्या है, साइक्लोट्रॉन में क्या होता है कि जैसे ही कोई अल्फा पार्टिकल या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को इतनी एनर्जी दी जाती है कि वो उस एनर्जी के वजह से जो पार्टिकल है, अगर न्यूक्लियस पे जाके अगर टकरा जाता है या कोई एटम पे जाके टकरा जाता है, तो उसके पास में इतनी एनर्जी होने के कारण वो एटम स्मैश हो जाता है या डिस्मिस हो जाता है या अदरवाइज वो टूट जाता है। और जिस समय ये टूटने का प्रोसेस होता है, और फिर जो टूटे हुए हिस्से होते हैं, उस टूटे हुए हिस्सों का स्टडी करना, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो ये साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जो बहुत हाईली एनर्जी पे काम करता है। मतलब जो पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स कौन सा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, सो दैट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एक्वायर वेरी हाई वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई एक्वायर करेगा, तो उसका वेलोसिटी ज्यादा हाई एक्वायर करने के बाद में उसकी एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। और जो जितनी काइनेटिक एनर्जी वो एक्वायर कर रहा है, उस काइनेटिक एनर्जी के कारण वो इतने स्पीड से मूव करता है कि जो भी एटम उसके बीच में आएगा उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। और जैसे ही डिस्ट्रॉय कर देगा, तो जो डिस्ट्रॉय वाले पार्ट्स है उसका स्टडी करेंगे, तो उसकी प्रोसेस को देखने को cyclotron is a device which is used at a very high acceleration, या otherwise cyclotron is a device which is used as an accelerated। अब accelerated को किसको करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कौन से होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हमारा प्रोटॉन होता है, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। हम लोग ने इसको वेन डायग्राम से देखा हुआ है। तो जो
पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, सो दैट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को इतना एक्सेलरेट करते हैं, इतनी हम लोग एनर्जी उसको प्रोवाइड करते हैं, तो वो एनर्जी की वजह से एटम स्मैशिंग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। एटम स्मैशिंग एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, और जैसे न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन हुआ तो ये सारी चीजों को हम लोग साइक्लोट्रॉन। अब साइक्लोट्रॉन वर्किंग कैसे करता है? अब अगर हम लोग देखें साइक्लोट्रॉन का वर्किंग, तो सबसे पहले आपके पास में पावरफुल पीस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट होने चाहिए, दो पावरफुल पीस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इनके ये। सो दीज आर दिस टू पावरफुल पीस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ये बन गया आपका नॉर्थ पोल, ये बन गया आपका साउथ पोल। एंड दिस इज अ पावरफुल, ये तो पावरफुल मैग्नेट्स है। और कौन से मैग्नेट्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। सो दीज आर द पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो इनके बीच में क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगी तो हम लोग इनके बीच में दो ऐसे स्ट्रक्चर्स लेते हैं जिसको डीज कहते हैं। सो दैट इज टर्म्स इज कॉल्ड एज डीज। तो डीज हम लोग यहां इनके बीच में लेंगे। द मीनिंग ऑफ डीज, एक हॉलो मेटालिक चेंबर की तरह होता है। तो ये जो अंदर वाला हिस्सा, सो दिस इज हॉलो सेमी सर्कुलर मेटालिक चेंबर। ये एक हॉलो होगा, मतलब ये दोनों हॉलोज होंगे, मेटालिक चेंबर्स होंगे, सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर मेटालिक चेंबर। और जिस समय सेमी सर्कुलर मेटालिक चेंबर्स होंगे तो इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। तो ड्यू टू आयोनाइजेशन, आप थोड़ा सा केमिस्ट्री जानते हो, तो यहाँ आयोनाइजेशन ऑफ द गैस की वजह से यहाँ कुछ अल्फा पार्टिकल्स बन जाएंगे। अल्फा पार्टिकल्स बनने की वजह से होगा क्या कि ये जो डीज है, तो ये डीज हम लोग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कनेक्ट करेंगे। सो वी आर कनेक्टिंग दिस टू डीज विद अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैविंग द वोल्टेज ऑफ 10,000 वोल्ट। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग इसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो वोल्टेज कितना होना चाहिए आपका? 10,000 वोल्ट, दैट इज 10K। The meaning of 10K, 10,000 volt. And the frequency of this electric potential should be 10 megahertz. तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फ्रीक्वेंसी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी आप लेंगे, so that frequency is equals to the 10 megahertz। ये वैल्यूज आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखनी है, इसके क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं। तो आपको डायरेक्ट वोल्टेज कितना हम लोग इसको लगा रहे हैं और फ्रीक्वेंसी कितनी है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी क्वेश्चंस में गिवन दिया नहीं जाता, तो आपको यही वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। सो दीस आर दिस डीज, सो दैट इज कॉल्ड एज डीज, दिस इज कॉल्ड एज डीज। एंड व्हाट इज डीज? डीज इज अ सेमी सर्कुलर हॉलो मेटालिक चेंबर। ये सेमी सर्कुलर होता है, हॉलो होता है और एक मेटालिक चेंबर। और ये जो डीज कहलाते हैं, सो ये दो डीज है हमारे पास में, इसलिए इसको नाम देंगे D1 एंड दिस इज कॉल्ड एज D2। डीज D1 एंड D2। एंड दिस डीज इज कनेक्टेड टू द हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड द हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट योर 10 किलोवोल्ट, having its frequency, and that frequency is 10 megahertz। 10 megahertz आपकी फ्रीक्वेंसी रहेगी। नाउ अब होगा क्या कि जैसे ये पावरफुल मैग्नेट होने के कारण, so this is electromagnets, so that's why it produces electric field simultaneously magnetic field. These are the electromagnets, powerful electromagnets, and due to this powerful electromagnets, so it generate a magnetic field, strong magnetic field। तो जो पॉजिटिव चार्ज इन दोनों के बीच में जो यहाँ जनरेट हुआ है, इसको इस पॉजिटिव चार्ज को वो फील्ड, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, that positive charge experiences two fields, and that is electric field and magnetic field। बेसिक चीजें अभी, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज को स्पीड देने का काम इलेक्ट्रिक फील्ड करती है और उसको घुमाने का काम मैग्नेटिक फील्ड करती है। इट मींस दैट when this positive charge particle is produced in between
This D is due to ionization. जो पॉजिटिव चार्ज ये दोनों के बीच में जो बनता है, ये पॉजिटिव चार्ज, it is a process produced due to the process of ionization of this gas. और ये जो आयोनाइजेशन की वजह से ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को स्पीड और एंगल से डेविएट करने का काम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड करता है। The speed which is given by this magnetic, the speed which is given to the positive charge या positively charged particle या अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल, सॉरी न्यूट्रॉन बोलिए आप लोग, तो जो ये पार्टिकल रहेगा उसको स्पीड देने का काम इलेक्ट्रिक फील्ड करती है। The velocity which is acquired by this charge particle which is produced in between these D's is due to the electric field. और फिर उसको वेलोसिटी तो मिल गई तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन से भागने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको कोई भी डायरेक्शन से नहीं भगाना है, तो उसको एक पर्टिकुलर सर्कुलर लूप में घुमाना है, तो सर्कुलर लूप में घुमाने का काम मैग्नेटिक फील्ड करती है। तो ये जो आपका चार्ज है, ये चार्ज को तो वेलोसिटी मिल गई, बट वेलोसिटी की वजह से कोई भी डायरेक्शन से भाग सकता है, बट उसको इसके अंदर घुमाने के लिए, मतलब ये दोनों डी इसके अंदर घुमाने के लिए जो काम करेगा, सो दैट इज यूज्ड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड वहां काम करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से स्पीड एक्वायर्ड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डेविएट करेगा, द मीनिंग ऑफ डेविएट घुमाएगा उसको। और जैसे ये कांस्टेंटली घूमते रहेगा विद द इंक्रीजिंग द सर्कुलर लूप, एंड एक समय ऐसे आ जाएगा कि जैसे ही ये घूमते रहेगा तो ये पर्टिकुलर पहले D2 के अंदर जाएगा, फिर D2 के अंदर आने के बाद, D2 से बाहर आने के बाद में इनके बीच में आएगा, अगेन ये D1 के अंदर जाएगा, बिकॉज दिस इज हॉलो मेटालिक चेंबर, ये अंदर से हॉलो है, तो इसकी वजह से दिस पार्टिकल्स आर मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। तो जैसे ये सर्कुलर पाथ में मूव होता रहेगा, तो जैसे ये सर्कुलर पाथ में मूव होते रहेगा, तो इसकी स्पीड इंक्रीज होते हुए जाएगी, और जैसी स्पीड इंक्रीज होते हुए जाएगी, तो इट इज इन एक्सेलरेटेड पोजीशन, एंड व्हेन इट इज इन एक्सेलरेटेड पोजीशन, तो यहां से एक टारगेट अचीविंग होल्स होते हैं, तो जैसे ये टारगेट अचीविंग होल्स हो गए, तो यहां से ये पार्टिकल बाहर निकलेगा, एक्वायरिंग very high amount of energy, and that energy is utilized for the nuclear disintegration. सिर्फ और सिर्फ अभी तक तो 20-30% का हिस्सा कंप्लीट हुआ। नाउ सामने चलते हैं इसके। जैसे ही ये पार्टिकल घूमना चालू करेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड और इन वेलोसिटी एक्वायर करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सबसे पहले एक छोटा सा लूप वो बनाएगा ऐसे, और अगेन इट इंक्रीजेस इट्स सर्कुलर लूप, तो ये इसके अंदर भी जाना चालू करेगा। सो दिस इज द प्रोसेस। So when this alpha particle is in D2, जब ये alpha particle D2 में होगा, so this is positively charged particle, so D2 is act as a negative charge. ये D2 negatively charge की तरह act करेगा, that's why it attracts this positive charge, and due to this is actually act as a negative, so there is a attraction, and due to attraction this particle is moving in a circular path. और जैसे ही ये D2 के बाहर आ जाएगा, so the polarity of D2 get reversed. D2 की पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, और D2 की पोलैरिटी रिवर्स होने के कारण अभी तो ये निगेटिवली चार्ज बॉडी की तरह एक्ट कर रहा था, अब एक्ट करेगा इट इज पॉजिटिवली चार्ज, एंड जैसे ही ये पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, so due to this is positively charged, again it starts repelling, and D1 is act as a negative charge. And when this D1 is act as a negatively charged body, so again it is attracted toward this, and it is forming a circular loop in this D1. और जैसे D1 के बाहर आ जाएगा, again this D1 and D2 की polarity get reversed. So this D1 is act as a positively charged body. So due to the positively charged body, and this is also a positively charged particle, so again there is a repulsion.
and due to that repulsion this particle is moving in a d2, and at this position d2 is act as a negatively charged, and when it is act as a negatively charged, so this phenomenon is continuous due to attraction and multiple reflection. अट्रैक्शन की वजह से और रिपल्शन की वजह से उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते हुए जाएगी, और जैसे उसकी स्पीड अगर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते हुए जा रही है, सो दिस वेलोसिटी इज इंक्रीजेस, एंड as the velocity is increases, we said that this alpha particles, yeah, otherwise this particles is in a accelerated condition and it acquire the maximum amount of velocity again from the strong electromagnets, and it is deviated due to the magnetic field. ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल तीन जगह से वेलोसिटी को एक्वायर करता है, एक वेलोसिटी ड्यू टू अट्रैक्शन, एक वेलोसिटी ड्यू टू रिपल्शन, और एक वेलोसिटी ड्यू टू स्ट्रॉन्ग पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, and this due to strong powerful electromagnets की वजह से again it acquires the velocity, it constantly increases the velocity. ये इतनी अमाउंट ऑफ वेलोसिटी के एक्वायर कर लेता है कि it generates the maximum amount of energy, and when it has a maximum amount of energy, तो इसके पास में जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ज्यादा न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन होगा, और जैसे जितना ज्यादा न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका एटम स्मैशिंग एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा. दिस इज ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन. ये सिर्फ और सिर्फ ये इंट्रोडक्शन है साइक्लोट्रॉन. क्लियर? तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस होता है which is used for the accelerated position. ये accelerated position के लिए यूज करते हैं हम लोग एक ऐसा डिवाइस जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, और एक्सेलरेटेड विद अ वेरी हाई वेलोसिटी एंड एक्वायरिंग the amount of sufficient amount of energy, amount of energy for the nuclear disintegration, or it is acquiring the energy for atom smashing experiment. So this is the definition, yeah, this is the concept for this cyclotron. And when I am talking about the principle of cyclotron, तो जैसे प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन का अगर हम लोग बात करेंगे तो साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल क्या होता है कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सो ये जो पार्टिकल्स है ये पार्टिकल्स को हाई वेलोसिटी के साथ में उसको एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, और एनर्जी कौन उसको प्रोवाइड की जाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, रिपल्शन, अट्रैक्शन, एंड अगेन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हिच इज अप्लाइड these. And when this DC is connected to the high voltage supply, that is V is equal to 10 kilovolt, having its own frequency, and that frequency F is equal to 10 megahertz. अब जिस समय हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ये D1 और D2 के बारे में बात करें, तो सर D1 और D2 की पोलैरिटी रिवर्स करना है, तो D1 और D2 की पोलैरिटी रिवर्स करने का काम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करता है. So when this alpha particles, when this positively charged particle is produced in between this D's, ये दो D's के बीच में जब ये अल्फा पार्टिकल बन जाता है ड्यू टू प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन की वजह से यहाँ अल्फा पार्टिकल आपका बन जाएगा, और जो अल्फा पार्टिकल बना हुआ है, सो ये अल्फा पार्टिकल को सबसे पहले एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, या सबसे पहले वेलोसिटी कौन प्रोवाइड करेगा? सबसे पहले वेलोसिटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स प्रोवाइड करेंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में से वेलोसिटी कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसका डेविएशंस होता है. मीनिंग ऑफ डेविएशन इज फॉर्मिंग अ सर्कुलर ट्रैक. ये सर्कुलर लूप में घूमेगा, और जैसे ये सर्कुलर लूप में घूम रहा है तो सबसे पहले जैसे ये D1 अगर ऐड कर रहा है आपका पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की तरह, अगर D2 ऐड कर रहा है नेगेटिवली चार्ज बॉडी की तरह, तो ये जो पहला पार्टिकल इधर अंदर इसके अंदर घूम जाएगा, सो इट फॉर्मिंग अ सेमी सर्कल. और the time required by this alpha particle to complete the semicircular in this disk, so that semicircular disk तो जो time required होता है, so that time t is equals to pi into m divided by q into v. This is time required
by the alpha particle to complete the semicircular D1 या otherwise और एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करने के लिए उसको लगेगा दिस इज हाफ ही हो गया, फिर से एक हाफ हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। क्लियर? अब यहां से और एक्सिस निकल के आती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, थोड़ा सा बहुत अच्छे से फिर से सुनेंगे। दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर? फ्रीक्वेंसी क्या होती है ऑसिलेटर की? जैसे ही ये पार्टिकल मूव कर रहा है, आपको एग्जैक्ट कंसेप्ट की तरह याद उसको याद रखना पड़ेगा, या पूरा का पूरा मैकेनिज्म आपके दिमाग में बैठना चाहिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर समझाने से पहले कुछ चीजें और एक बार समझा देता हूं फिर से। इसको थोड़ा सा इतने हिस्से को हम लोग थोड़ा जूम कर लेते हैं, मतलब इसको थोड़ा सा जूम आउट करके हम लोग समझे। ठीक है? And this is hollow. चलिए समझिए, जैसे ही ये कोई अल्फा पार्टिकल हो, जैसे ही ये सर्कुलर ट्रैक फॉलो करेगा ऐसे, so this is your D1 and this is your D2, ये D1 और D2, और इसको हम लोग ने हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कनेक्ट करके रखा हुआ है, so that is 10 किलोवोल्ट। नाउ सी, जैसे ही ये अल्फा पार्टिकल जो है हमारा, दिस इज अल्फा पार्टिकल, जैसे ही ये सेमी सर्कुलर ट्रैक फॉलो करेगा इन दिस D2, ये तो है तेरा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, तो ये D2 कैसे ऐड करेगा? नेगेटिवली चार्ज बॉडी कैसे ऐड करेगा? ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी। एंड ड्यू टू दिस नेगेटिवली चार्ज बॉडी, इसके अंदर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव हो गया, तो यहां क्या हो गया? अट्रैक्शन। और D1 कैसे ऐड करेगा? पॉजिटिव। क्लियर? अब यहां पे दो फोर्सेस है काम कर रहे हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड दिस D2, और दूसरा फोर्स ऑफ रिपल्शन ड्यू टू दिस D1 एंड पॉजिटिवली चार्ज। दो फोर्सेस एक ही समय पे लग रहे हैं उसके, साइमल्टेनियसली तीन फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा दो फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। और कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर दो फोर्सेस एक ही डायरेक्शन से लग जाए तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। ये तो बेसिक से रूल्स कहते हैं। तो जैसे ही दो फोर्सेस आए तो एक दिस के नेगेटिवली चार्ज बॉडी की वजह से तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, और इसके पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की वजह से फोर्स ऑफ रिपल्शन हुआ। एग्जैक्ट मैकेनिज्म समझिए बहुत अच्छे से। तो हुआ क्या है कि इसके वजह से ये घूम गया, और इतने स्पीड से घूम गया कि दो फोर्सेस उसके ऊपर लग गए, और घुमाने का काम किसने किया? जो मैग्नेट्स, हम लोग ने मैग्नेट्स वहां लगाए हुए, वो मैग्नेट्स ने क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड क्या किया? उसको घुमा दिया। और स्पीड किसने प्रोवाइड की? स्पीड प्रोवाइड की दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, एंड अगेन द थर्ड फोर्स, दैट थर्ड फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द स्ट्रॉन्ग पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ये दो स्ट्रॉन्ग पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की वजह से अगेन we providing the electric field, and that due to that electric field we acquiring the velocity, ज्यादा और स्पीड। और जैसे ही ये यहां से घूम करके यहां आया अगेन, the polarity get reversed, पोलैरिटी इन दोनों की रिवर्स होगी। जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की तरह ऐड कर रहा था वो क्या करेगा? नेगेटिवली चार्ज बॉडी की तरह ऐड करेगा, और जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी की तरह ऐड कर रहा था वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की तरह ऐड करेगा। अब पहले कौन था? ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी थी, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? अगेन दिस इज D1 इज एक्ट एज नेगेटिवली चार्ज बॉडी एंड दिस D2 इज एक्ट एज अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अगेन दिस प्रोसेस इज ऑलमोस्ट सेम। तो अब फिर से ये होगा क्या? इसकी वजह से अब दिस इज नेगेटिवली चार्ज बॉडी, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, तो इसकी वजह से होगा क्या? अगेन देयर इज अट्रैक्शन, और इसकी वजह से रिपल्शन होगा, तो अगेन एक फोर्स फिर से ऐड हो जाएगा इसमें।
Due to increasing the velocity, it increases its circular radius. जैसे जैसे उसकी velocity increase होते हुए जा रही है, वैसे उसकी radius increase होते हुए जाएगी। और जैसे ये फिर से पूरा काम हो गया, यहां फिर से ये आ जाएगा, अगेन द पोलैरिटी गेट रिवर्स्ड, फिर से पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, फिर से दिस इज सेम फिनोमेनन, अगेन ये सेम फिनोमेनन, ये कंटिन्यूअस चलते रहेगा। अब जो हम लोग यहां समझ रहे हैं, ये जो चीज है, ये एक सेकंड में इतनी बार चेंज हो जाती है कि वी कैन नॉट डिटेक्ट बाय आवर ओन आईज, एंड इज मूविंग इन अ वेरी रैंडम डायरेक्शन। इसकी स्पीड तो इतनी ही हो जाती है एक सेकंड में कि हमारी आंख भी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती कि ये रोटेट भी हो रहा है। और जैसे ही इसकी स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जाएगी, सो इट एक्वायरिंग मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, नॉट द पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन इट एक्वायरिंग द मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जैसे जैसे वो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करेगा, सो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाएगी। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेकर के या वो एनर्जी लेकर के ये जो है एक यहां से एक तो यहां से एक बाहर निकलने का रास्ता होगा इसके लिए, या अदरवाइज इधर से बाहर निकलने का रास्ता होगा, कहीं से भी हो सकता है। जैसे ही इसकी एनर्जी बाहर बहुत ज्यादा होगी तो वो यहां डायरेक्शन से बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही फिर से बाहर निकला तो फिर से बाहर में है कौन, अगेन क्या इसमें, तो फिर से वो उसको घुमाएगी, तो फिर से घुमाएगी, तो वो एक पर्टिकुलर हम लोग एक टारगेट रखेंगे। सो देयर इज एन टारगेट, तो वो मॉलिक्यूल्स जो पार्टिकल्स है ये टारगेट को हिट कर जाएगा, और जैसे ही ये टारगेट को हिट कर जाएगा तो हम लोग यहाँ पे एटम्स रखेंगे, रिप्लेसिंग एन नंबर ऑफ एटम्स हियर। तो जैसे ही वो एक पर्टिकुलर एटम के ऊपर हिट हो जाएगा तो एटम स्मैश हो जाएगा, एंड व्हेन देयर इज अ स्मैशिंग ऑफ एटम्स, there is a smashing of nucleus, and when there is a smashing of nucleus, तो जैसे nucleus टूट जाएगा, nucleus टूटने के बाद में nucleus का स्टडी करना, nuclear study के लिए हम लोग साइक्लोट्रॉन यूज करते हैं, and this is the exact concept of cyclotron। और जैसे ही ये फिर से और सामने चलते इसके एक टॉपिक को सामने लेकर चल रहा हूँ, जैसे ये कंटिन्यूअस घूमता रहेगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन तभी परफॉर्म करता है व्हेन देयर इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसके ऊपर ये जो पार्टिकल्स घूम रहा है, इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होगा, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स, बिकॉज़ इट इज प्लेस्ड बिटवीन द टू स्ट्रांग पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। सो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय व्हाट, मैग्नेटिक फोर्स। And what is our equation for magnetic force? So magnetic force की अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो magnetic force की इक्वेशन क्या होती है? Fm is equals to I L V। ये एक इक्वेशन होती है हमारी। अगर एक इक्वेशन आई थी हमारी वेलोसिटी टर्म्स में, that is q v b होती है, clear? And what is the equation for centripetal force? So F is equals to mv square upon r। तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच इज कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स। सो दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स, तो q v b इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अगेन दिस v get cancelled, so that means this is q into b is equals to mv divided by r। तो यहां से इक्वेशन क्या बनी मेरी v के लिए, सो v is equals to what, r q b divided by m। So where v is a velocity of alpha particles, a velocity of positively charged particle acquired during the process of cyclotron। ये जो v है, ये v है क्या, v ये वो है जो velocity which is acquired by the positively charged particle या alpha particle in the process of cyclotron। और cyclotron का process ये पूरा अभी जो थोड़ी देर पहले हम लोग clear? So that means the v is equals to r q b divided by m। If I am taking v square, तो v square क्या हो जाएगा, this is r square q square b square divided by m square। Why we are taking v square? Because we have to calculate the equation for kinetic energy।
And the equation for kinetic energy again, so kinetic energy is equals to this is 1 by 2 mv square, and we have the value of v square. Clear? So what is the equation for kinetic energy? So kinetic energy is equals to this is 1 by 2, और ये m और ये m square कैंसिल हो जाएगा. मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ से, तो लिखा जाएगा r square q square v square divided by m. And this is the kinetic energy which is acquired by the positively charged proton or positively charged particle during the process of cyclotron. And with this kinetic energy, we are forming the atom smashing experiment, and we are forming the nuclear disintegration. और यहां से जो this is r square q square and this is b square divided by this is twice m. Clear? तो यहां से जो q है, अगर यहां से मैं सिर्फ यहां से ये इक्वेशन को अब दूसरी तरीके से लिख लेता हूं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेरे को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर मेरे को इक्वेशन चाहिए या चार्ज वोल्ट में अगर इक्वेशन चाहिए, तो अगेन दिस इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू q, पहले ले लिया, दिस इज द q स्क्वायर q, एंड अगेन दिस इज r स्क्वायर q, यहां से फिर से अगेन ऐसे लेता हूं q r स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस इज ट्वाइस ऑफ m. ये इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज कर दिया, इस फॉर्म में रीअरेंज कर दिया. इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज नथिंग बट दिस इज अ टोटल टर्म इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, एंड दिस इज ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो अगेन योर एक्सप्रेशन फॉर द नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी फॉर द molecules which is acquiring the high amount of energy, so that is Ke is equals to Q into this is electric potential and divided by V. So again this is nothing but the kinetic energy. So this is the equation for kinetic energy. Kinetic energy is equals to Q into V. Again if I am taking this Q, ये अगर मैं ये Q को अगर इलेक्ट्रॉन में बदल दूं, ये जो चीज मैं अभी बता रहा हूँ ये हमारे को न्यूमेरिकल्स में काम में आएगी. अगर ये चार्ज को मैं इलेक्ट्रॉन से बदल दूं तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा. और कुछ न्यूमेरिकल्स आपने केमिस्ट्री में सॉल्व किए होंगे, तो आपने कुछ वैल्यूज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट नहीं की होगी, तो हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक. सो द एनर्जी व्हिच इज इन द इलेक्ट्रॉन and the energy which is in the charge into multiplied by electric potential, and the equation for the electric potential. So from this equation again we say that electric potential, not this is v velocity, this is electric potential. The electric potential is equals to q r square, this is v square divided by twice of m. और यही चीज डिसाइड करती है कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सी डीज के लिए, कितने डायमेंशन ऑफ डीज के लिए आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सप्लाई करना पड़ेगा. दिस इज द वैल्यू ऑफ 10 किलोवोल्ट. दिस 10 किलोवोल्ट इज डिसाइडेड बाय द डायमेंशन ऑफ डीज व्हिच इज यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप. हर डीज के लिए, हर डायमेंशन ऑफ डीज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग होगा, बिकॉज एज दिस द डायमेंशन ऑफ डीज इज वेरी स्मॉल, तो उसको अगर उसका डायमेंशन बहुत छोटा है, तो डायमेंशन जो बहुत छोटा होने की वजह से अल्फा पार्टिकल्स को बहुत ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा जितना आपको प्रीवियस में यूज करना पड़ेगा. So the value of this electric potential which is applied to the D's is totally depending upon the dimensions of the D's which is used in the experimental setup. And there are some equations for this magnetic force. We have the equation for the force, again this centripetal force. Why we are taking here centripetal force? क्योंकि यहाँ जो अल्फा पार्टिकल्स घूम रहा है, so we are, जब भी कोई चीज घूमती है तो it is a necessary centripetal force. So that necessary centripetal force is provided by that particular magnetic force, and that magnetic force is equals to, we have the three equations for the magnetic force, ILB and QBB. So F is equals to mv square divided by this centripetal force. These two forces are same. Why these two forces are same? Because this alpha particle performing circular motion. So QBB is equals to mv square by r. So V get cancel, QB is equals to mv divided by r. तो यहाँ से V का इक्वेशन बना लिया, और ये जो V है, this is velocity of alpha particle which is acquired during the cyclotron.
दिस इज द प्रोसेस ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो यहां से मैंने v स्क्वायर कर दिया, तो v स्क्वायर बनाया इसलिए क्योंकि मेरे को काइनेटिक एनर्जी बनाना है। सो द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दिस इज 1/2 mv स्क्वायर। तो v स्क्वायर का वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं तो मेरा काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी 1/2 r स्क्वायर q स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय m, एंड दिस इज द एनर्जी इज acquired by the alpha particle which performing the circular motion, otherwise which is the energy which is acquired by the alpha particle to use it for the atom smashing. थोड़ा सा रुक जाता हूँ, बहुत सारे लोग को नींद आ रही है।